सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो सारे 3D फिगर पर आधारित है। ऐसे आपको इसका कुछ बेसिक जानकारी बता दें कि जब आप 7-8 क्लास में पहली बार पढ़े, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो वहाँ पर आप जाने उस 8 क्लास में कि मैटर का 3 स्टेट होता है फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जिसका नाम लेते ही या किसी सॉलिड सब्सटेंस को देखते ही आपको उसका डिफिनेशन याद आ जाता है, समझ जाते हैं। जैसे ये सॉलिड है तो क्यों है? क्योंकि इसका एक डेफिनिट शेप है, इसका एक डेफिनिट वॉल्यूम है। ये जहाँ रहेगा यही शेप लेकर रहेगा, जहाँ रहेगा इतना ही वॉल्यूम एक्वायर करेगा। तो वैसा मैटर का वो स्टेट जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है सॉलिड स्टेट होता है। जिसमें केवल वॉल्यूम डिफिनिट होता है वो लिक्विड होता है, और इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होता है तो वो गैस स्टेट होता है। गैस के बारे में बोला जाता है कि आप शेप तो इजीली समझ जाते हैं कि इनडिफिनिट होता है, वॉल्यूम कैसे इनडिफिनिट होता है? तो वॉल्यूम आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। किसी इंटरव्यू में भी छोटा सा ये सवाल किया जा सकता है और आप ये गलती कर दे तो रोते रोते निकलिएगा। और वो क्या है कि मान लीजिए एक 5 लीटर गैस एक सिलेंडर में रखा गया है और उस सिलेंडर को अगर 15 लीटर के सिलेंडर में पलट दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। मत कहिएगा 5 लीटर, 15 लीटर, जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा उतना गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि गैस लिक्विड की तरह जाकर बॉटम में बैठ नहीं जाएगा, वो पूरे कंटेनर में मूव करेगा। तो जरा ध्यान दिया जाए। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक इंट्रोडक्शन। अब सॉलिड का जो ओरिजिनल डिफिनेशन है वो ये है, सच स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी मैटर का वो स्टेट जिसमें पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स द्वारा बने होते हैं। सॉलिड स्टेट की डेंसिटी हाई होती है, ये लो विस्कस सब्सटेंस होता है और ये लेस कंप्रेसिबल होता है। तो यहाँ पर सॉलिड के बारे में हमने बताया। थोड़ा कंपैरिजनल स्टडी भी करते हुए चलते हैं। कंपैरिजनल मतलब तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर मैटर के स्टेट के बारे में बात कर रहे थे 8, 9, 10, 11th लेवल का, जिसमें आप जाने कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको बता दें कि मैटर का अब 4 स्टेट काउंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो यहाँ पर मैटर के इन स्टेट में 3 स्टेट ही मेनली माना जाता है। आपको थोड़ा सा हम ये भी बता दें कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलने का प्रोसेस का नाम क्या है? अगर सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को लिक्वेशन कहते हैं। लिक्विड गैस बदलता है तो इवोपरेशन कहते हैं। और अब डायरेक्ट सॉलिड अगर गैस बदलता है, जैसे कपूर को जलाते हैं, डायरेक्ट गैस बदलता है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड का गैस में बदलना, सॉलिड का लिक्विड बदलना मेल्टिंग, लिक्विड का गैस बदलना इवोपरेशन। और अगर गैस ठंडा होकर लिक्विड बदलता है तो उस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। और अगर गैस कभी डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है, डिपोजिशन। तो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये 6 टर्म है, ये 6 प्रोसेस है। पीछे ध्यान दीजिए। तो इस प्रोसेस को हम मतलब इसलिए बताएं क्योंकि आप किसी के कन्वर्टेशन को, कन्वर्जन को अच्छे से समझ पाए। अब इसके बाद एक बार फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस का मेन कंपैरिजनल स्टडी। सॉलिड काफ़ी रिजिड होता है जबकि लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होता है। ये फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम मतलब हार्ड होता है। रिजिड का मतलब ये इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। और गैस में जो होता है ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता है। मेन डिफरेंस है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सॉलिड और सॉलिड के फीचर्स का, जरा देख लिया जाए। जो हमने समझाया वो ये है केवल सॉलिड के बारे में। सच स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होने का कारण है कि उनके बीच स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होता है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। उसी को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉलिड पर आप कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उस पर वाइब्रेशनल मोशन होता है। उसके मोशन को, उसके पार्टिकल के मोशन को नाम दिया जाता है वाइब्रेशनल मोशन। जैसे मान लीजिए मेटल के सर्फेस पर आप जोर से मतलब धक्का देते हैं तो आवाज़ करता है, इसका मतलब उसके पार्टिकल केवल कंपन करते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं। दे शो वेरी लो डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा भी फैलते नहीं है, बहुत कम मतलब डिफ्यूजन दिखाते हैं। दे हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम रखते हैं। इनका डेंसिटी हाई होता है और सॉलिड हैव हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेन कारण उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधा रहना है, विच डिपेंड्स अपॉन, जो बता भी रहा है, विच डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। दो एटम जब एक दूसरे से बांधते हैं तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो वहाँ पर ऐसे तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा वो एनर्जी आता है, समझा जाता है कि उतना मजबूती से वो बंधे हुए थे। दे आर वेरी लो कॉम्प्रेसिव, मतलब काफ़ी कम संपिग्ध होते हैं, दबाने पर जल्दी दबते नहीं हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ये था आपका सॉलिड के बारे में। अब थोड़ा पहले बता दे, दिखा दे, उसके बाद हम चलते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड की ओर। ध्यान दे, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं। अगर हम यहाँ इन सभी को एक दूसरे से ऐसे मिलाए तो बार बार हम देखेंगे कि एक ही फिगर बार बार रिपीट हो रहा है कहीं भी। तो ये फिगर कौन सा बन रहा है, हेक्सागोनल। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक निश्चित पैटर्न में पार्टिकल जब अरेंज होते हैं और एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को बार बार दोहराते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन जरा इसको ध्यान दिया जाए, ये देखिए कहीं हेप्टागोनल आएगा तो कहीं ऑक्टागोनल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं और एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को नहीं दोहराते हैं, देखते ही आप आज के बाद पहचान सकते हैं कि ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब पार्टिकल एक निश्चित पैटर्न में अरेंज होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन, और निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं तो एमॉर्फस। जब एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को बार बार रिपीट करता है तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन, और नहीं रिपीट करता है एमॉर्फस। और अच्छे से आप यहाँ देख सकते हैं, आज के बाद आपके पास कैपेसिटी आ गया कि आप बोल सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, एमॉर्फस। क्योंकि एक डिफिनिट पैटर्न में नहीं है, एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं रिपीट कर रहा है, तो ये एमॉर्फस है और ये क्रिस्टलाइन है। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको और डिटेल में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में बता दें। इसका एक यूनिक फीचर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक, इसको एकदम बढ़िया से समझाने के लिए यहाँ पर इस फिगर का हम सहारा ले रहे हैं। ध्यान दिया जाए, अभी आपने समझा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए किसमें से कौन क्रिस्टलाइन है। तो डिफिनिट पैटर्न में ये दिखाई दे रहा है, ग्रीन तो ग्रीन, रेड तो रेड, लेकिन इसमें ग्रीन रेड का मिक्सिंग है, तो ये एमॉर्फस हो गया और ये क्रिस्टलाइन। अब हम स्टडी कर रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का। जैसे हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी का ले लिया, जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्टडी कर रहे हैं या रेजिस्टेंस का स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अगर हम यहाँ स्टडी करें तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में कैलकुलेट होगा, यानी अलग अलग जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी डिफरेंट डायरेक्शन में करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम ले लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हम एक प्रॉपर्टी ले लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसका स्टडी डिफरेंट डायरेक्शन में करेंगे तो डिफरेंट आएगा। ये बात सत्य है तो केवल क्रिस्टलाइन के लिए, लेकिन एमॉर्फस के लिए करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम आएगा। और इसको हम प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं, कैसे तो सीखिए।
अगर हम मान लीजिए रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पार्टिकल बिग साइज का है, सबको दिख रहा है, यहाँ पार्टिकल स्मॉल साइज का है, यहाँ रेजिस्टेंस अधिक होगा, यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। अभी तुरंत उसके बाद अगर हम इधर से अगर पास कराएं तो यहाँ सबसे कम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्शन चेंज होने पर डिफरेंट आ रहा है। यही चीज़ यहाँ स्टडी कीजिए, इस फिगर में स्टडी कीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं ग्रीन रेड चाहे जैसे भी चल लीजिए, ग्रीन रेड आ ही जा रहा है। तो हल्का वेरी करेगा लेकिन सेम वैल्यू दिखाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर 3 बार हम स्टडी किए हैं, एक यहाँ से गुजरे हैं तो बहुत कम मानाएगा, ज़्यादा टकराएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर उससे कम, और यहाँ अगर वैकेंट स्पेस से गुजर जाए तो क्या होगा, सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा, सबसे कम टकराएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्टडी करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर कम आएगा, यहाँ पर उससे अधिक आएगा क्योंकि छोटा पार्टिकल है, और यहाँ पर एकदम वैकेंट स्पेस मिल रहा है तो सबसे स्पीड दिखाएगा लाइट। तो कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो कहाँ चेंज हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा एनिसोट्रॉपिक और एमॉर्फस कहलाएगा आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम वैल्यू अगर दिखाएगा सभी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो होगा आइसोट्रॉपिक। और जब डिफरेंट वैल्यू दिखाएगा डिफरेंट डायरेक्शन में तो यही कहलाएगा क्या, एनिसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब उसके बाद A to Z क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में एक एक पॉइंट देख लिया जाए। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, जो आप समझ लिए, इन 3D नेटवर्क। दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जो हमने समझाया कि हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल, हेप्टागोनल तो हेप्टागोनल, टेट्रागोनल तो टेट्रागोनल, मतलब शेप में वो अरेंज होंगे। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एनिसोट्रॉपिक नेचर। एनिसोट्रॉपिक क्या है, डिफाइन भी किया गया है। एनिसोट्रॉपिक मीन्स दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। अब बात करने जा रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड का। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट आर नॉट रेगुलर, जो बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट होंगे रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होंगे। दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं, अत्यंत ठंडा ठोस, विथ हाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विस्कोसिटी बहुत हाई होता है। विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन holding the molecule together are so great that the matters becomes rigid and there is no regularity in structure, और इसके स्ट्रक्चर में भी कोई रेगुलरिटी नहीं होता है। They do not have sharp melting point, they are isotropic in nature। What is isotropic? तो यहीं पर लिखाया गया है, they exhibit same physical property in different direction। same physical property मतलब they exhibit same value of physical property in different direction, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू दिखाएगा किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सबका सेम वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एमॉर्फस का ग्लास, रबर और प्लास्टिक, जबकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आ चुका है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड क्वार्ट्ज, जो कांच से मिलता जुलता होता है। चलिए ध्यान दिया जाए। अब हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट का
कुछ टर्म समझाने जा रहे हैं। यही मेन पोर्शन है आपके सॉलिड स्टेट का जो आप पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे या कल के लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी, तो यहाँ पर आप अच्छे से अब समझेंगे, ध्यान देंगे। हम यहाँ ये एक बात समझाना चाहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो टर्म आ रहे हैं वो हमारे फैमिलियर लाइफ में यूज नहीं होते हैं। हम अपने फैमिलियर लाइफ में, अपने पारिवारिक जीवन में या फिर दोस्त के साथ आप बात करते समय इन सभी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले आपको 8-10 टर्म जो यहाँ समझाने जा रहे हैं इसको समझना होगा, तो आप इसके स्टेटमेंट को समझने लायक हो जाएंगे। तो पहले 3 टर्म है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, दूसरा यूनिट सेल और तीसरा लैटिस पॉइंट। तो ये तीनों क्या है समझाने जा रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। हमने एग्जाम्पल दिया था कल के क्लास में भी समझाते समय कि ईंट जिससे दीवार बनता है, ईंट को नियमित पैटर्न में अरेंज करते हैं तो दीवार खड़ा होता है। पूरा दीवार क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस है और एक सिंगल ईंट यूनिट सेल है। आप देख सकते हैं, अगर आपको हमारा बात समझ में आया, ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो बना है पूरा 8 ईंट के फॉर्मेशन से बना। 8 ईंट को 4 नीचे और 4 ऊपर अरेंज किया गया है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो इस पूरे को ही कहते हैं स्पेस लैटिस, इस पूरे को ही कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, और इसमें से एक जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसी को कहते हैं यूनिट सेल। तो ये है हमारा यूनिट सेल, ये है यूनिट सेल, लेकिन ये पूरा क्या है, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और किसी यूनिट सेल में या किसी क्रिस्टल लैटिस में जहां पार्टिकल प्रेजेंट होता है इसी को कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट LP। तो लैटिस पॉइंट क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, आपने समझा। अब यहाँ पर व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? तो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड और ऑरिजिनेटेड बाय ए नंबर ऑफ यूनिट सेल। बहुत सारे यूनिट सेल के मिलने से जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क तैयार होता है उसे ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जिस ज्योमेट्रिकल फिगर के बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस बनता है उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं यूनिट सेल। तो ये आपका यूनिट सेल है, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, और जहां पर एटम प्रेजेंट होता है वो लैटिस पॉइंट है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से बताइए इसमें कुल कितने लैटिस पॉइंट है? इसमें टोटल लैटिस पॉइंट इसमें 9 है। इसमें लैटिस पॉइंट टोटल कितने हैं? 8। तो आप समझ सकते हैं। अब आप यूनिट सेल का स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको समझाने के लिए हम एक यूनिट सेल के रूप में ये ले लिए। इस यूनिट सेल में 4-5 टर्म है, जरा समझ लिया जाए। यूनिट सेल के प्लेन सरफेस को, समतल सतह को फेस कहते हैं। तो फेस काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबॉइडल यूनिट सेल। इसके बाद बात करते हैं कॉर्नर। कॉर्नर समझते हैं आप लोग, कोना। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद बात करते हैं एज। दो फेस जहां मिलता है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जहां मिलता है इसको हिंदी में किनारा, इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो काउंट किया जाए एज कितना है? 1 2 3 4 यहाँ गिन दिए। अब 4 यहाँ 8 हो गया। ये देखिए 9, ये देखिए 10, ये देखिए 11 12। इसको नहीं गिने क्योंकि गिन चुके हैं, ठीक है। तो 8 हो गया और ये हो गया 9, 10 11 12। तो ये टोटल 12 एज हो गया, 8 कॉर्नर हो गया, 6 फेस हो गया। और उसके बाद एक और टर्म है इंटरफेसियल एंगल। ये इंटरफेसियल एंगल पहले आप यहाँ समझेंगे। इसमें देखिए ये इसके बीच का एंगल इंटरफेसियल एंगल है, ये इंटरफेसियल एंगल है और ये इंटरफेसियल एंगल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस कॉर्नर पर हम स्टडी कर रहे हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये जो हमने दिखाया है इसी को हमने बोला इंटरफेसियल एंगल। अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम। पोजीशन ऑफ एटम के आधार पर यूनिट सेल
टू टाइप का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का ही नाम सिंपल क्यूबिक है। बहुत ही आसान है समझना प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को। अगर आप सभी स्टूडेंट कॉर्नर, एज, फेस सब समझते हैं तो आपके लिए आसान हो चुका है पढ़ाई। अगर एटम केवल कॉर्नर पर मिलेगा तो इसको कहेंगे प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक। केवल कॉर्नर पर एटम मिलेगा तो प्रिमिटिव, और कॉर्नर के अलावा फेस पर, एज पर, बॉडी में और कहीं पोजीशन पर मिलने लगेगा तो उसको नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गया कि ये तीनों एक साथ तीनों नॉन प्रिमिटिव? और ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव भी थ्री टाइप का होता है। एक होता है एफसीसी, एक बीसीसी और ईसीसी। तो ये है बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें एटम जो होते हैं कॉर्नर के अलावा एक बॉडी में भी होता है। यानी सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर पोजीशन बट आल्सो द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल या बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जल्दी से बताइए कितने लैटिस पॉइंट है? 9। और एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर और कॉर्नर के अलावा। अब हम बात करते हैं एफसीसी। पीछे ध्यान दीजिए, वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए जल्दी से, कॉर्नर कितना होता है और फेस कितना होता है? टोटल कितना हुआ? 14। तो टोटल 14 प्लेस पर आपको पार्टिकल मिलेंगे। तो एफसीसी का डेफिनेशन है सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर पोजीशन बट आल्सो द फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो बताइए हाउ मेनी लैटिस पॉइंट इन एफसीसी? 14। 8 कॉर्नर, 6 फेस। अब बात करते हैं ईसीसी। ईसीसी में एटम कहाँ कहाँ होता है? 8 कॉर्नर पर और 2 अपोजिट फेस पर। 2 अपोजिट फेस समझते हैं, या तो एक ऊपर या नीचे, एक बाएं तो एक दाएं, एक आमने तो एक सामने। जरा समझिए, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट not only at corner position but also the two opposite faces of the unit cell। वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम केवल कॉर्नर पर नहीं बल्कि कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस पर भी एटम होता है, पार्टिकल होता है, तो उसको हम कहते हैं ईसीसी। तो एक हो गया ईसीसी, एक हो गया एफसीसी और एक हो गया बीसीसी। तो जल्दी जल्दी बताया जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कितना? बॉडी सेंटर्ड में एफसीसी में 8 कॉर्नर, 6 फेस, टोटल 14। और ईसीसी में 10 कैसे आया? 8 + 2। तो लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस। तो आप समझ पाए कि यूनिट सेल 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में केवल एटम कॉर्नर पर, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा अन्य पोजीशन पर। नॉन प्रिमिटिव भी 3 टाइप का, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। कल के क्लास में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का फिर से कैलकुलेशन कराते हुए, समझाते हुए लिखवाएंगे। आज इतना ही।